हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप इस लॉकडाउन में आप सभी घर में सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और अब अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने केमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांचेस क्या हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपका सिलेबस क्या होता है 11th क्लास के अंदर नीट जे मेन और जे एडवांस के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हमने बात की थी जो आपका बेसिक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में कि मैटर, उसकी क्लासिफिकेशन, और फिर हमने बात किया था एटम के बारे में, जहाँ से केमिस्ट्री की कह सकते हैं शुरुआत है। तो एटम क्या होता है इसके बारे में आपने जाना था और एटॉमिक मास के बारे में भी हमने बात की थी, है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया था। तो आज वही लेक्चर हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि हमने जो पढ़ा था एटॉमिक मास, तो आपने देखा था कि ये रिलेटेड है किस चीज से, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके मास से रिलेटेड है। तो हम उसके रेफरेंस में हम एटॉमिक मास बताए थे आपको, और आपने पढ़ा था कि एटॉमिक मास जो है उसको हम मेजर करते हैं एएमयू में, या एएमयू को हमने कहा था कि ये यूनिफाइड मास है जिसको यू से डिनोट किया जाता है, जिसको 1 डाल्टन भी बोलते हैं। तो फाइनली हमने पढ़ा था कि एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है एएमयू, वो एएमयू क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। mu is 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। अब बात आती है कि ठीक है, mu को आपने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता आगे कि आपने जो किया है ये mu कार्बन के रिस्पेक्ट में किया है, क्या ये अदर एटम के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या अदर कोई एटम के लिए हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये जो होता है उसको हम चूंकि किसी के रिलेटिव में कर रहे हैं और इसका डिस्कशन हम करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के रेफरेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो है ये होता है mu 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और ये तब की बात है जब मास स्पेक्ट्रोमीटर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी से पहले लोग एटम के मास को इस तरह से डिफाइन करते थे। तो जब मास स्पेक्ट्रोमीटर का खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ, यानी कि जिसके माध्यम से हम मेजरमेंट करते हैं किसका, एटम के मास का, तो एटम क्या नाम है उस डिवाइस का, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मेजरिंग मास ऑफ एटम। एटम के मास का मेजरमेंट हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से करते हैं। ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी मदद से मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो निकाला गया वो था 1.99 × 10⁻23 ग्राम, यानी कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो होता है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो होता है
वो कितना होता है 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। ये कैसे मेजर किया गया? ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मेजर किया गया। अब आपको पता है कि मास ऑफ एमयू क्या होता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो यहां से एमयू का वैल्यू क्या आ जाएगा? एमयू इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम which is equals to 1/12 into mass of one carbon 12 atom कितना है 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आएगा 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। और इसका वैल्यू, अगर यही वैल्यू हम केजी में करें तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी आएगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखा गया, दिस इज इक्वल्स टू 1/6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और आपको पता है ये क्या है? ये एवोगाड्रो नंबर है, इज इक्वल टू 1/Na। यानी कि यहां से पता चला कि जो 1 mu होता है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम या 1/Na के बराबर होता है। यानी कि जो 1 mu होता है वो 1 mu कितना होता है 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/Na। इस तरह से हमें 1 AMU का वैल्यू मिल गया ग्राम के टर्म्स में। ठीक, अच्छा 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोलते हैं। 1 AMU को हम 1 डाल्टन भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 AMU बराबर यहाँ पे 1 डाल्टन, या 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर जैसे सपोज आपको पता करना हो कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा AMU के टर्म और ग्राम के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के तौर पे, बताइए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 AMU, और 14 AMU को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये तो नाइट्रोजन एटम के लिए हुआ। अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे 16 AMU होता है जी। और 16 AMU को हम कितना लिख सकते हैं ग्राम में? 16 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ कौन सा सोडियम एटम बता दीजिए, सोडियम एटम क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? दिस विल बी 23 AMU। यानी कि इसका वैल्यू क्या बोलेंगे 23
इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, मास ऑफ सोडियम एटम क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, ये सारे हम बता सकते हैं इजीली। ठीक, अब चूंकि हमने ये जो बताया है आपको कि ये जो मासेस हैं, है ना, ये सारे मासेस हम एमयू के टर्म में और ग्राम के टर्म में लिखे हैं, और जो एमयू है वो इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड है किसके, मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो अब हम चूंकि ये रिलेटिव में है किसी के, इसीलिए हम पढ़ेंगे इसको रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म। तो अब हेडिंग आइए रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग आइए रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास को हम शॉर्ट में आरएम भी बोलते हैं। राम, हाँ जी राम, आरएम भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या है? दिस इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/12 into mass of carbon 12 isotope. Basically, relative atomic mass is nothing but this is mass of one atom of any element upon mass of one कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डेफिनेशन के तौर में लिखना चाहे, डिफाइन करना चाहे, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज mass of one atom of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of mass of one atom of any element it is defined as the ratio of mass of one atom of any element to the mass of 1/12, सॉरी यहाँ पे 1/12 छूट गया, 1/12 to the mass of 1/12 of mass of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक, तो ये हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ठीक है, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, तो ये बताइए कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हमने जो लिखा है आरएम, उसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि इसको एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो आरएम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1/12 into मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और ये 1/12 into मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप क्या है? बेसिकली ये बेसिकली है 1 AMU। ठीक है,
तो हम यहाँ से अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू Rm इंटू एम। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू एन 1m। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने कार्बन के रेफरेंस में किया। क्या रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लिए भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं वो कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज हमें यही रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना हो, अगर सपोज यही रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखिए Rm रिलेटिव एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन स्केल, इससे पहले हमने कार्बन स्केल पे देखा था, अब हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बोलना चाहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, Rm रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अगर यही हाइड्रोजन स्केल के लिए हमने लिखा है, अगर यही हम ऑक्सीजन स्केल के लिए सपोज लिखते हैं, तो फॉर ऑक्सीजन स्केल हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि Rm रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/16, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 में, तो 1/16 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से हम किसी भी स्केल पर बता सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का वैल्यू क्या होगा। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखना है, कार्बन स्केल। ठीक, क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री में हम कार्बन 12 आइसोटोप के लिए ही लिखते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम न्यूक्लियॉन्स के टर्म में हम अब समझेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियॉन्स होता क्या है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे पहले से। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स बेसिकली अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर हम जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो लिखिए द न्यूक्लियस of atom contains क्या क्या कंटेन करता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and it is called nucleons. और आपको पता है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत कम होता है, इसलिए एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, हमने बेसिकली जो पढ़ा था, जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास का, वो हमने क्या बोला था आपको कि Rm जो होता है वो होता है मास ऑफ one atom of any element, upon 1/12 into mass of 1 carbon 12 isotope। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/12 into मास ऑफ 1 carbon 12 isotope। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट क्या चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है न्यूक्लियॉन्स से। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियन into number of nucleon मास ऑफ न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ये समझ में आया आपको? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं बात करूं कि हमें बताना है बोरोन के लिए, या ले लो आप कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है? 12 होता है ना? तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो 12 हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और एक न्यूक्लियन का मास क्या है? यानी कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होगा 1.67 × 10⁻20 -24 ग्राम। तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू हमने क्या लिखा है? मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन अपॉन 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप। और 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप को क्या लिख सकते हैं? 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कार्बन के लिए कितना होता है? 12 होता है। यहां से 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। मास ऑफ न्यूक्लियन से मास ऑफ न्यूक्लियन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या बच गया? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं
हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो Rm होता है वो हो जाएगा Rm इजिकल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक और बात। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको कि एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, Rm इंटू AME, Rm इंटू AME, यही होता है एटॉमिक मास जो होता है Rm इंटू AME होता है। और Rm का वैल्यू आपने कहा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू AME, यानी कि एटॉमिक मास हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और AME के टर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब एक हम क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बस इसका यूज कीजिए, आपको आंसर आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको सॉल्व करके बताइए। आपके पास है 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास इक्वल्स टू, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 14 MeV दिया हुआ है, 14 MeV। और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, Rm रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के टर्म में लिखें तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू AMU which is equals to 14 AMU, यानी कि यहाँ से AMU से हम कैंसिल करके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। यानी कि जो आपका एटम दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक एटम में कितना है, 14। लेकिन आपको क्या बोला है, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 एटम। तो 5 एटम के लिए क्या होगा, देयरफॉर for 5 atom total number of nucleons equals to कितना हो जाएगा, 14 into 5, so easy, 40 into 5 that is 70, so 70 is the answer of this question। आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड the number of find the atomic Rm relative atomic mass and atomic mass of following
एलिमेंट, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट का आपको आरएम और एटॉमिक मास बताना है। जैसे ले लीजिए आप नाइट्रोजन, आप ले सकते हैं, सोडियम आप ले सकते हैं, फ्लोरीन आप ले सकते हैं, कैल्शियम, इसके अलावा आप ले लीजिए सिल्वर, ठीक है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हैं, इनके आप रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताइए। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसा कि हमारे एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो क्या क्या है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, और क्या है, सोडियम है, और क्या है, फ्लोरीन है, और क्या है, कैल्शियम है, और क्या है, सिल्वर है, ठीक। ये सारे एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, और इस एलिमेंट्स के बताइए क्या आप रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं आप। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए, एटॉमिक मास। तो वैसे हम आपको ये एटॉमिक मास का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, और आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है 1 से 30 तक एटम और उसके एटॉमिक मास याद रखने हैं। साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और भी याद करने का जरूरत है, ठीक। तो नाइट्रोजन के लिए जो आरएम का वैल्यू होता है वो कितना होता है, दिस इज 14। सोडियम के लिए 23, फ्लोरीन के लिए 18 नहीं 19 होता है, कैल्शियम के लिए 40 होता है, और सिल्वर के लिए होता है 108, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, तो सो इजी, अभी हमने तुरंत पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एमयू। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन के लिए 14 है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 एमयू, बस इसका यूनिट लिखते जाना है। सोडियम के लिए 23 एमयू, इसी तरह से फ्लोरीन के लिए 19 एमयू, कैल्शियम के लिए 40 एमयू, और सिल्वर के लिए 108 एमयू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, मोल पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद शुरू होता है मोल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।